मेरे प्यारे बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। आज के हम इस लेक्चर में बहुत बड़े चीज लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जाना है, जो कि आपको बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है। सब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है। किसके ऊपर क्वेश्चन है भाई? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा या फिर निकलवाएगा आपसे फोर्स के बारे में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि ना, हमारे पास चार चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। इन सबको स्क्वायर्स पे रख रखा है, स्क्वायर के साइड यानी वर्टिसेस पे रख रखा है। कह रहा बताओ कितनी फोर्स होगी 1 माइक्रोकुलाम पे, जो कि कहां रखा हुआ? सेंटर पे। यानी कि यहां पे हमने चार चार्ज रखे हुए हैं, ये चार चार्जेस, और इनकी वजह से लगने वाला फोर्स बताना है। किसके ऊपर? बीच वाले के ऊपर। बताओ कितना फोर्स होगा। तो वही वाला सिंपल सा फंडा हमने पता है क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको निकाल देना फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? वही F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दो दो फोर्स का पेयर बनाओ और सॉल्व कर दो। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत किए होंगे, बट ध्यान रखना भैया, ऐसा एक क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। ये आपको पेपर में एक हेल्पफुल, बहुत अच्छी हेल्प दे जाएगा। और अगर इसका न्यूमेरिकल बनता है तो ये स्कोरिंग में आता है, यानी कि स्कोर करने के लिए क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें इतना चेंज कर सकते हैं कि ट्रायंगल दे देंगे कि बताओ सेंट्रोइड पे कितना होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, या पूरा सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में। बताओ क्या फोर्स होगी, क्या फील्ड होगा। तो इससे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके चले जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत देखे होंगे। क्या कहा है इसने? कह रहा हमारे पास दो चार्जेस हैं, QA और QB है। उनको कहां पे रखा हुआ? एक पॉइंट A पे रखा हुआ, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 -15। दूसरे को B पे रख रखा है 0 0 15। कह रहा बताओ टोटल चार्ज कितना होगा और टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना होगा इस पूरे सिस्टम में। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आपको क्या कर देना है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है। एक्स वाई जेड के नाम से कोऑर्डिनेट प्लेन बना लो। जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पॉइंट्स को रखते चलेगा। फॉर एग्जांपल इसने क्या बोला है? जेड एक्सिस पे रखा है, काम करते हैं जेड को इसको ही मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपका? +15 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका? -15 हो गया। यहाँ पे चार्ज रख देना और टोटल आपको क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है और डायपोल मूवमेंट निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको आप देख के चले जाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको मार्क कर रहा हूं, फिर सुनना ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। सर होता क्या है इस क्वेश्चन में? इन क्वेश्चनों में सबसे सबसे सिंपल क्या होता है? कह रहा है हमारे पास एक क्यू, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। चलो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to this through a cube of side 20 centimeter oriented so that it faces are parallel to the coordinates plane। यानी कि आपको क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब के जो फेसेस हैं, इधर वाला और इधर वाला, वो क्या है? वो हमारा यहाँ पे रखा नहीं, ऐसे है कुछ। ये कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं आपको, क्यूब रख रखा है। क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। बताओ कितना हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। तो ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसमें वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या कर देते हैं, साइड दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, बट ऐसे क्वेश्चन में कॉमन चीज एक ही पूछता है। या तो आपसे क्या पूछा होगा? फ्लक्स पूछा होगा, या पूछा होगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर वो आपसे चार्ज पूछ लेगा, फ्लक्स वगैरह देंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाना, ऐसा छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे, इस बार भी आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ऊपर वाला नीचे वाले प्लेन को जीरो कर देता है 90 डिग्री की वजह से, साइड वाले ले लेता है, बस उनको प्लस कर देना है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान से करके जाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है? ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा ना, एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन के नाम से जाना भी जाता है। क्या है? कह रहा भाई हमारे पास में चार्ज दे रखा है, कहां है? ये रहा, वो इस प्लेन से इतने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कह रहा बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा। भाई सारे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? गॉस लॉ के रिगार्डिंग है। आपने पढ़ा होगा कि फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एफ साइन नोट होता है। अब एक ही साइड से वो निकालना है तो 1/6 कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेना। ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी में जाएगा जो मैंने भी आपको पहले बताया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात पता क्या करते हैं, अगर बाय चांस 5 नंबर में आपको कोई क्वेश्चन देना है यहाँ से, कहां से? गॉस से, तो पहले आपको उसका एक प्रूफ करा लेगा। वो क्या हो सकता है? लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर हो सकता है, प्लेन शीट हो सकता है, या स्फेरिकल शेल हो सकता है, और उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन नीचे पकड़ा देगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। क्या है? सुनो ध्यान से।
इसमें क्या रखा है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि अब आपने पढ़ा होगा ना क्या, कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल को रखते हैं तो एक पोजीशन ऐसी होती है जो स्टेबल कहलाती है, एक पोजीशन ऐसी होती है जो अनस्टेबल कहलाती है। याद आ रहा है कुछ, कहां पढ़ा था, याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया था U इज इक्वल टू माइनस का ईपी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया था कुछ, याद आ रहा है। वहां पे आपने ओरिएंटेशन निकाली थी, एक बार 0 डिग्री पे आया था, एक बार 180 डिग्री पे आया था, एक बार एनर्जी प्लस में आई थी, एक बार एनर्जी माइनस में आई थी। वहां पे आपने स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन को देखा, तो बस वही बताना है। बस फर्क क्या है, इसने ओरिएंटेशन का डायग्राम बनवाया, यानी कि वो ओरिएंटेशन बतानी है आपको कि कहां पे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल होगा तो क्या ओरिएंटेशन होगी, अनस्टेबल होगा तो क्या ओरिएंटेशन होगी। तो इसको कर लेना, और प्लस ये वाला जो प्रूफ आपने देखा ना डेरिवेशन, इसको अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। स्पेशली कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, कहेगा बताओ स्टेबल से अनस्टेबल ले जा रहे हैं या अनस्टेबल से स्टेबल ले जा रहे हैं, बताओ कितनी एनर्जी होगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के चले जाने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। क्या, दो आइडेंटिकल डाइपोल है, उसको एक्स वाई प्लेन में रख रखा है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। कह रहा बताओ कितना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आपको याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना। अब इसमें होगा क्या, इसने क्वेश्चन ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां पे, एट ओरिजिन ओ पे। तो क्या कर दोगे, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दे रखा है, तो यहां पूछ रखा है बताओ सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस टाइप क्वेश्चन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे डायपोल मूवमेंट भी पूछ लेता है। क्या भाई साहब ने यहाँ पर दो डायपोल रख रखे हैं, एक डायपोल ये रहा और एक डायपोल ये रहा, बताओ डायपोल मूवमेंट कितना होगा। तो क्या करोगे, दो डायपोल मूवमेंट को लगाओ, एक इस तरह से जा रहा होगा, एक आपका इस तरह जा रहा है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो वहां पे दोनों का रिजल्ट कहां जा रहा होगा, बीच में जा रहा होगा। फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके चले जाना है। स्पेशली जो मैंने बताया ना, दो डायपोल को रख रखा है और बताओ डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख लेना, अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है। क्या कह रहा, दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, शीट दे रखी है ये, उसमें एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक की डेंसिटी माइनस सिग्मा है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन बिटवीन द प्लेट्स या फिर आउटसाइड द प्लेट्स। तो यहाँ पे क्या करता है, सिंपल हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब डायरेक्शन अगर सेम होगी तो जोड़ दिया जाएगा और अपोजिट होगी तो माइनस कर दिया जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेना। ये क्या है भाई, ये स्पेशल केस है, याद करो स्पेशल केस आपने करे होंगे इसके, किसके, प्लेन शीट के। तो बस उसी से यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रख लेना। अगर ये क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग में अगर चला गया तो लॉन्ग में पहले डेरिवेशन करा लेगा प्लेन शीट की और फिर उसके बाद इस टाइप का न्यूमेरिकल पकड़ा के हाथ में आपको दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है देखो ध्यान से, A simple pendulum consists of a small spherical ball of mass m। कह रहा है आपका यहाँ पे क्या रखा है, पेंडुलम है जिसके अंदर एक बॉल को लटका रखा है जिसका मास कितना है आपका m मास है, थ्रेड की लेंथ कितनी है l है, स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया, कितना दिया, q चार्ज दिया। कह रहा अब हमने क्या काम कर रहा था, पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। इस पूरे पेंडुलम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Find the period of oscillation of a pendulum due to the electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of gravitational। यानी कि आपको पीरियड यानी कि टाइम का फॉर्मूला निकालना है जब ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, किसमें, इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो भाई इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। किस तरह से करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स F इज इक्वल टू ई क्यू। याद आया कुछ, लेकिन क्या यहाँ पे सारा ई काम करेगा, नहीं, यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, साइन थीटा वाला काम कर जाएगा। क्यों करेगा बताया था आपको पहले भी। तो यहां से हमने क्या निकाल देना, यहाँ से एक रिलेशन निकल आएगी और उस रिलेशन से हम क्या निकाल देंगे, टाइम पीरियड निकाल देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो यूनिक मिलेगा। यूनिक का मतलब ये है कि थोड़ा पेपर को लेवल जब अप करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पकड़ा ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो जरा ये क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कई कई बार रिपीट हो चुके हैं और अच्छे खासे वेटेज बन जाता है इनका। क्या देखो ध्यान से, क्या ना हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट अलोंग अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है ना। इट इज आल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है। क्या कर रखा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको
ठीक है। उसमें क्या कर रखा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इसको रख दिया गया सेंटर को ओरिजिन बना दिया, यानी कि जो इसका सेंटर है वो क्या है ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। अब क्या क्या रखा है इसमें, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स एंड द नेट चार्ज प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ईए यानी कि ईडीएस कॉस थीटा। तो बस वहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे और सिंपल हमारे पास ई भी दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है, ए वैल्यूज पुट करेंगे और सीधा यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा हमें क्या निकाल देना, चार्ज निकाल देना। तो चार्ज निकालेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है phi is equals to q upon epsilon नॉट। जैसे phi आएगा एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा चार्ज निकल आएगा। भाई इस तरह के क्वेश्चन को करके चले जाना। सर इस तरह के क्वेश्चन कितने देख के जाए, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन मैंने भी आपको दिखाया क्यूब वाला, क्यूब को रखा हुआ बताओ कितना फील्ड कितना फ्लक्स कितना चार्ज होगा, या एक हो गया सिलेंडर वाला या एक हो गया शीट वाला। ये तीन तरह के क्वेश्चन है। अगर इन तीनों में से किसी का भी एक टॉपिक बनता है 5 नंबर में तो उसी का न्यूमेरिकल मिल जाएगा या इंडिविजुअली न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करके जाना है और एक क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा देखने को बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां से आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लापरवाही करनी नहीं है, करके जाना है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही पूछा हुआ है, क्या क्या रखा है द टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी। एक दो डाइपोल है आपके, उन दोनों डाइपोल को डायगोनल्स के अलॉन्ग लगा रखा है एबीसीडी डायगोनल के अलॉन्ग, जिसकी साइड कितनी है √2 मीटर है। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। कह रहा आपने यहाँ पे दो डाइपोल ले रखे हैं, एक डाइपोल आपका ये रहा और एक डाइपोल आपका ये रहा, ठीक है ना। अब बताना है कि बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इजी है, कर दोगे ना, हो जाएगा। कैसे होगा भाई, प्लस की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन ले लो, माइनस की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन ले लो। अब देखो डायरेक्शन कहां पे जुड़ रही है कहां पे घट रही है, उनसे सीधा आंसर निकाल दो। ठीक है, कर दोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, इसको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको बताया ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। क्या इसमें भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है ए है, इधर ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है ए दूरी पर रखा हुआ है। कह रहा बताओ कितना फ्लक्स होगा कितना चार्ज होगा। तो भाई इस तरह के एक क्वेश्चन को करके चले जाना। मैंने आपको अभी अभी में 3 से 4 क्वेश्चन दिखा दिए और ये सारे 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करके जाना है और करना कुछ नहीं, सिंपल गॉस लॉ लगाना है और डायरेक्शन देखना है, एंगल 0 है कि 180, सीधा आंसर निकल के आएगा। ईडीएस कॉस थीटा से लगाओगे सिंपल आंसर आएगा यहां से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में। नेक्स्ट देखो, अब जरा अब देखो लॉन्ग में, अब मैं आपको लॉन्ग दिखाने जा रहा हूं। देखो लॉन्ग में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा है हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा है। गॉस लॉ का यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कहां पे, आउटसाइड और इनसाइड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल, वही डायरेक्शन इसमें यहां पे पूछी गई है। फिर क्या कर रखा है, कह रहा दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं ए बी सी डी के नाम से, उनके पास चार्ज डेंसिटी दे रखी है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर और -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। कह रहा इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया 1 मीटर की दूरी पे, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके बिल्कुल बीच में। यानी कि एक येरी यहाँ पे बीच में पूछा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकाल देंगे। एक की वजह से प्लस होगा यानी बाहर जाएगा, एक की वजह से माइनस होगा अंदर आएगा, दोनों को जोड़ देना। कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके चले जाना। देखो मेरी बात सुनो, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, बहुत सारा कंफ्यूजन ये होता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। पेपर बहुत आसान तरीके, सबसे पहले उस पोर्शन को उठाओ जो तुमने अच्छे से कर रखा है, यानी कि जो तुम्हें लगता है ना कि हाँ हमको ये अच्छे तरीके से आता है, पहले उसको कंप्लीट करो। उसके बाद उस चीज को उठाओ जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें डाउट है कि हाँ हमें इसमें डाउट हो सकता है, और फिर उसके बाद उसको करो जो तुम्हें आता ही नहीं है। करना सब कुछ है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, करना सब कुछ है, छोड़ के कुछ नहीं आना। चाहे एमसीक्यू चाहे असर्शन रीजन कुछ भी हो, सब करके आना है। सबसे पहले उसको करो जो अच्छे से आता है, ठीक है ना, फिर उसको करो जो इसमें हमें डाउट है, और फिर उसको करो जो हमें नहीं भी आता। यानी कि नहीं भी आता का मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपको आता वो लिखो उसमें, ठीक है ना कहीं आपको बेनिफिशियल वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके चले जाना है, लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये देख लो ना कितनी बार रिपीट हो चुका है। कहने को बहुत छोटी चीज होती है लेकिन ये मैटर करती है। क्या, derive an expression for the force and a torque on a dipole in a uniform electric field। आपने कहा होगा ना tau is equal to EP sin theta वाला, बस वो एक्सप्रेशन पूछ रखा है। फिर क्या कर रखा है, डिफाइन द टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। कह रहा उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर फॉर्म में कर देना उसको। कह रहा क्या हो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, ट्रांसलेटरी मोशन ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना, व्हाट वुड हैपन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग,
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दे पैरेलल टू द डायपोल मूवमेंट और एंटी पैरेलल टू द डायपोल मूवमेंट तो क्या होगा। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको सिंपल किससे जाना है, टॉर्क से जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। एक इसके अंदर क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका रिजल्ट निकलता है U इज इक्वल टू माइनस CP cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। याद है कुछ स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजीशन, उसको अच्छे से करके चले जाना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को लॉन्ग में, देखो लॉन्ग में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साल दो कितनी बार रिपीट हो चुका है, क्या बोला है इसने, कि ना डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो करा होगा आपने सिंपल, ठीक है ना, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, तो वो इसमें यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी है, उसी को दूसरा पूछना करेगा, ये हो गया आपको। तो ये सिंपल आपको एक्सियल इक्वेटोरियल का सिंपल एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, भैया इस बार के लिए इंपोर्टेंट मार्क कर देना, अच्छा खासा देखने को आपको यहाँ से मिल सकता है। ये क्वेश्चन अगर मिल गया 3 नंबर देके चला जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान है बहुत, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना, आसान डेरिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब जरा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्या कह रहा, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। कह रहा हमारे पास एक रिंग है, उसकी रेडियस हमारी कितनी है, ए रेडियस है। कह रहा उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा रिंग के ऊपर। कह रहा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ई ऑन द एक्सियल ऑफ अ रिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से मिक्स किया गया, याद करो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, उसमें करंट पास किया हुआ, बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आया कुछ याद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह दिया, कह रहा हमारे पास सर्कुलर रिंग है, उसको चार्ज दे रखा है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसी कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, बस फर्क क्या होगा, वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था 12 सावर लगा के, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गोज लो। समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल सेम उसी से होगा, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को भैया छोड़ के नहीं जाना, एक बार करके देख लेना। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सिंपल सी बात है, पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करने को दे देगा, कंफ्यूज करने को दे देगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके जाना है, सिंपल है, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्यूशन का नहीं समझ में आ रहा बता देना, समझा देंगे आपको। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अ गॉस लॉ का यूज करो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफिनाइट स्ट्रेट वायर। याद करो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसको चार्ज दिया हुआ, उसके चार तरफ बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया कुछ याद, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, सिंपल वो एप्लीकेशन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रखा है, उसके ऊपर रिगार्डिंग में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान समझना, मैंने क्या बोला है, सुनो। गॉस लॉ का कोई एप्लीकेशन आता है तो 5 नंबर में वो बनता है, तो दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन पूछेगा, उसका न्यूमेरिकल पकड़ा देगा, या फिर कोई एक्सप्रेशन पूछ के उसी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पकड़ा देगा। तो ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन एक आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या है देखो यहाँ पे, ए लॉन्ग इनफिनाइट पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। An electron is revolving in a circle with a constant speed, यानी कि चार्ज वायर है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle, ठीक है। find the kinetic energy of the electron in terms of the magnitude of its charge and linear density lambda। यानी कि आपको क्या बताना है, कह रहा भाई हमारे पास इस तरह से एक वायर है, चार्ज वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की काइनेटिक एनर्जी निकालने किसकी टर्म में, एक तो चार्ज की टर्म में और दूसरा लैम्डा की टर्म में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लेना आपको, और फिर साथ में ग्राफ बना देना, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा, किस किस का ग्राफ होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, यानी चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बना देना है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आपको करके जाना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें होता कुछ नहीं। क्या करोगे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन स्ट्रेट वायर पर रखा कितना आता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r होता है, ठीक है ना। अब जब वो घूमेगा, अगर वो घूम रहा है तो घूमने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, और जब वो घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r। ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये कौन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स निकाल देंगे यहाँ से, F इज इक्वल टू EQ करके, वो फोर्स भी हो गई आपके पास, ये फोर्स भी हो गई EQ। Q के नाम पे कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह क्या ले लेना है, E ले लेना है। तो F इज इक्वल टू EE, ये भी फोर्स हो गई घूमने के लिए, ये भी फोर्स हो गई, दोनों को बराबर कर दो, सिंपल ऐसा काइनेटिक एनर्जी निकाल दो भाई। mv² की वैल्यू आएगी, हाफ हाफ की मल्टीप्लाई कर देना, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देख के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं छोड़ने, छोड़ोगे पछताओगे, ठीक है ना। देखो देखो कोई भी यहाँ पे अगर कोई आपको ये कह रहा है कि बस ये कर लो यही आएगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बोर्ड का पेपर है, किसी को नहीं पता क्या आ जाएगा। लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी होती है कि इस बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक आइडिया लग जाता है,
काफी सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद कि इस बार ये बनने को इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेरा कहना सबको यही है कि पहले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अच्छे से निपटा लो, उसके बाद छोड़ो कुछ मत। जो लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो भी बन सकता है एग्जाम में, अगर बन गया तो फिर क्या कहोगे, उसको इंपॉर्टेंट नहीं था ये, हटा दो इसको, नहीं ना। तो इसलिए भाई पहले उसको करो जो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लिया, अब उसको भी करो जो कम लगता है कि हाँ भाई कम इंपॉर्टेंट है, बट आ तो सकता है ना। अगर पेपर में आगे फिर क्या करोगे, तो भैया करना सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे। दिख रहा है कि हमारे पास इतना समय है, तो हम पहले उनको अच्छे से तैयार कर लें जो हमारे पॉसिबिलिटी ज्यादा रखते हैं, और फिर उनको भी करना है। माइंड में ये मत रखो कि हमें वो नहीं करना, करना उनको भी है जिनकी पॉसिबिलिटी कम है। भैया अगर वही बन गए फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट हाँ एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ये कोई नहीं कह सकता। तो इसमें तैयारी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एग्जाम तुम्हारे हैं और किसी एग्जाम में किसी की प्रेडिक्शन करने से कोई सोचता कि ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, भाई आ गया तो फिर क्या करोगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, बिगड़ा तो आपका है। तो भाई मेरा सजेशन सबको यही है, करो सब कुछ, छोड़ो कुछ मत, लेकिन पहले उसको निपटा लो जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देख लेना क्या भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, ये डायग्राम बन जाते हैं और लगभग लगभग हर साल घूम जाता है चैप्टर में, मतलब पेपर में। क्या इक्विप पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा, कुछ डायग्राम्स पढ़ोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज का, डायपोल का, सिमिलर चार्ज की, ये कुछ आपने डायग्राम्स बनाए होंगे, तो उन डायग्राम्स को अच्छे से देख लेंगे। जैसे सपोज करो ये है, ये किसका है, डायपोल का हो गया। सपोज करो ये किसका है, ये आपका सिंगल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का हो गया। ये किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। नो यूनिफॉर्म का होता है तो डिस्टेंस को कम ज्यादा कर देते। तो भैया इस तरह के आपको डायग्राम्स अच्छे से कर लेने, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकता है। साथ में आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टीज में जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पे कि इक्विप पोटेंशियल सरफेस पे चलने के लिए वर्क जीरो करना पड़ता है, सरफेस और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। इस तरह के आपने दो चार प्रॉपर्टी देखी होंगी, उनको अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट फिर वही अगेन दोबारा से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, कह रहा हमारा इक्विप पोटेंशियल सरफेस क्या आ रहे हैं, the shows that the equipotential surface are closer together in the region of a strong electric field and far away in the region of weak electric field. Draw the equipotential surface of a dipole. देखो आपने रिलेशन पढ़ी होगी ना, E is equals to minus dV upon dr। भाई इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। आप सेपरेशन को कम ज्यादा करते हो ना फील्ड के चारों तरफ, किस ब्याज पे करते हो, इसी के ब्याज पे करते हो, तो भाई इस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा मिल जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन है भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है, यानी कि इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं देखना, इसको अच्छे समझना, इसका मतलब क्या है, कैसे आया, इस सबको आपको ध्यान से करके ही जाना है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। किस तरह का क्वेश्चन है सर ये, भाई ये कैपेसिटर रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्या कि बीच में हाफ पोर्शन में कोई और मीडियम डाल दे, हाफ पोर्शन में कोई और मीडियम डाल दे, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। तो भाई ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रह जाती है, बट भैया अगर एग्जाम में बन जाती है, मैंने भी बताया ना, करना है सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ऐसे फिगर हो सकती है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे फिल करा दे, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, या तीन से ज्यादा को, दो से ज्यादा को यूज कर सकता है। सिंपल करना है, ये देखना सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, किसमें d/2 होगा, किसमें a/2 होगा, सिंपल सीरीज ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपने इस तरह के एक दो क्वेश्चन भी ढंग में लगा ले, मैं कह रहा हूं ऐसे 1000 क्वेश्चन बना दे, आप कर जाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, रिक्वेस्ट लगा लो चाहे कुछ भी मान लो, बट इस तरह के क्वेश्चन करके जाने। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा चार चार्जेस हैं आपके प्लस माइनस क्यू करके, चारों को कॉर्नर पे रखा हुआ, बताओ कितना काम करना पड़ेगा इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने के लिए। ये बात मैं आपको 1000 बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं, याद करो। आपने क्वेश्चन एक टॉपिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बस उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कह रहा हमने चार चार्जेस को लेके आना है स्क्वायर के चारों तरफ, बताओ इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके एक एक करके ले आओ, वर्क निकालते चले जाओ। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको लगा देना, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, बस वैल्यूज भरते चले जाओ, एक एक करके सबकी एनर्जी निकाल लो, उन सबको जोड़ दो, जो एनर्जी आएगी वही वर्क हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेहद कर लेना है, एनसीईआरटी की बुक से आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें वो ज्यादा ज्यादा इतना कर देते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल दे देंगे, बताओ इसमें कितना अरेंजमेंट यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, बट चीज वही होती है। या पूछ लेगा एनर्जी बताओ, एनर्जी कितनी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, 100% करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा,
नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, देखो मैं अभी आपको जब लेक्चर का स्टार्ट हुआ जो भी बताया था मैंने, क्या कि शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल मेकिंग अ थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और बताओ कितना काम करना पड़ेगा उसको अनस्टेबल से स्टेबल ले जाने के लिए। मैंने अभी बताया था ना ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भैया इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम से। कौन सा एक्सप्रेशन निकालना है इसमें, याद करो u इज इक्वल टू माइनस का ई पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, याद आ रहा है, उसमें अनस्टेबल स्टेबल की कंडीशन लगा देना और यहां से आंसर आपका आ जाएगा। भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो ध्यान रखना 3 नंबर पकड़ा कर चला जाएगा और साथ में अगर न्यूमेरिकल लगा दिया तो 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसको भैया ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा हाँ सुनो, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना भाई, ये किस तरह का क्वेश्चन है सर। भाई इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि वो कहेगा कि हमने पोटेंशियल की वैल्यू को डबल कर दिया या बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करके चलाना। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यार एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, उसको चार्ज कर रखा है किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से, बैटरी हटा दी और उसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 8 है। क्या बताओ अब उसके चार्ज स्टोर्ड पे क्या क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होगा। वही मैंने आपको बताया कि बैटरी हटा देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे या फिर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, एरिया को चेंज कर देंगे, बताओ क्या फर्क पड़ रहा था। इस तरह का क्वेश्चन आपको देख लेना भैया, कैपेसिटर से अगर क्वेश्चन बनता तो ये। साथ में कैपेसिटर की एक चीज और ध्यान रख लेना, डाइलेक्ट्रिक वाली आपने डेरिवेशन करी होगी, करिए क्या भैया, उसको अच्छे से करके चले जाना, ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे कह रहा है डेराइव एन एक्सप्रेशन, लो आ गया जी भैया, जिसकी भी बात करी थी वही आगे कि नहीं आ गया, क्या डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालना है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कर दोगे सिंपल, जिसका आंसर कितना आता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कंडक्टिंग स्लैब हो तो क्या करोगे, बस ये खत्म हो जाता है कंडक्टिंग स्लैब में, B माइनस T रह जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान से करके जानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से एक चीज और बन जाती है, क्या कह रहा है, सपोज करो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू EB, आया कुछ याद, तो यहाँ पे पोटेंशियल ही पूछ लेता कभी कभी, जो कहां मिलता है, जब तुम इसके एक्सप्रेशन करोगे तो बीच में आप V की वैल्यू निकालते हो ना, बस वो वही वो वाली चीज पूछने जा रहा है। तो कभी कभी एक्सप्रेशन पूरा ना पूछ के खाली V भी पूछ लेता है, तो उस चीज को भी तैयार है ना, है कुछ नहीं, अगर ये एक्सप्रेशन करोगे समझ के तो वो वाला क्वेश्चन भी आप फिर कर ही जाओगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही दोबारा से रिपीट हुआ, थोड़ा तरीका चेंज करा, क्या डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2, यानी कि वही एक्सप्रेशन आपको पूरी करनी है, बस लास्ट में जाके जब आपका रिजल्ट आ जाए कौन सा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, बस वहां पे T की वैल्यू को d/2 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, यानी कि एक्सप्रेशन पूरी करनी है, बाद में जाकर थिकनेस को d/2 कर दोगे तो सिंपल यहां से निकल आएगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेना है, मैं बता रहा हूं फिर दोबारा से, भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बस वो हो सकता है d/3 कर दे, d/4 कर दे या d ही रखे, तो चेंज थोड़ा सा मतलब वैरी कर सकता है, बट हाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन करके जाओगे तो पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो फिर, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सिंपल है, इस बार क्या रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा कंपेयर द इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट एंड द स्पेसिमेन डायपोल मूवमेंट ऑफ H2O वाटर एंड O2 वाटर व्हेन प्लेस्ड इन, यानी कि आपको डायपोल मूवमेंट को कंपेयर कराना है H2O का और O2 का, जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या रखा है, द गिवन पैरेलल प्लेट दे रखा है, इसके अंदर क्या कर रखा है, दोनों तरह की मीडियम डाल रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब डाल रखा है। देखो मैंने ये बताया था ना आपको, पोटेंशियल पूछ लेता है, ये देखो ये आया क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, जो अभी आपको बताया था ना V निकालना होता है, तो वो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भाई इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, इसको ढंग में देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, भाई ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन कभी कभी यहाँ पे खेल कर देता है। हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में पता होता है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है, लेकिन भाई P अपॉन Q R अपॉन S अगर सेटिस्फाई होगा तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करेगा, नहीं RG की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे P अपॉन Q कितना है, P अपॉन Q यानी कि 2 आ रहा है, और R अपॉन S कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे व्हीटस्टोन फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि P अपॉन Q R अपॉन S का रेशो नहीं आ पा रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो भाई इसमें हमें करंट निकालना है। अगर बाय चांस फॉलो हो जाता, सपोज करो मैं कह रहा हूं यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 5 होता, तो फॉलो हो गया था, तो फिर बीच वाली आर्म को छोड़ देते,
ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, दोनों का कॉम्बिनेशन नीचे वाले के साथ पैरेलल में, रिजल्ट निकल जाता है बहुत आसानी से। नहीं, क्वेश्चन में क्या रखा है इस बार भाई, इस बार क्वेश्चन में बोला हुआ रेशियो, यहाँ पे अब देखो हमने जब रेशियो निकाला तो रेशियो इक्वल नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर लगेगा यहाँ पे किरचॉफ का लॉ। तो किरचॉफ लॉ में वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, लूप्स बनाओ और करंट निकालो। और भाई एक बात मेरे कान खोल के सुन लेना, चाहे लिख लेना, इस बार किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा बहुत बड़े तरीके से। और साथ में किरचॉफ की दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 जो कि फर्स्ट है, और समेशन वी इक्वल टू 0 की सेकंड है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के बारे में पता हो, साथ में किरचॉफ का न्यूमेरिकल अच्छे से लगा के चले जाना। या तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिल जाता है, या फिर वो स्क्वायर वाला, याद है कुछ रेक्टेंगल वाला, इस टाइप से मिल जाता है। शेप कुछ भी हो सकती है, बट वही लूप्स वाला काम होता है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को इस बार लगा लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, बोला ना पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, सिंपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है भाई, आपने याद करो एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है भाई, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है ना। बस वहीं से एक क्वेश्चन निकल के आएगी। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को करके चले जाना। इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत आसान होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। कैलकुलेटिव अगर होते हैं, देखो मैं आपको एक फिर बता रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, पहली बात तो एग्जामिनर यही ट्राई करते हैं कि ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन को कैलकुलेटिव ज्यादा जानबूझ के डालते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। तो भाई एक काम करना, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप पहले इसको अटेम्प्ट तो कर लो, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन को छोड़ दो। भी पहले पूरा पेपर करो, उसके बाद आ जाओ कहां पे, कैलकुलेशन पे, जब टाइम बचेगा। अगर बाय चांस तुमने सारा टाइम नहीं दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, आधे नंबर के ऊपर सारा पेपर थोड़ी छोड़ेंगे। तो ध्यान रखना, फॉर्मेट बनाकर रख दो, माइंड में रखो कि हाँ मैं क्वेश्चन को करना है ये भी आके, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद आ जाओ उसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है ना, तो ये होता है स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। तो भाई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करके जाना बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा एक एमसीक्यू देख लेना यहां से, क्या अल्फा किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, किसका क्या मतलब है, अलग का क्या है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा कि अल्फा की वैल्यूज क्या क्या होती है। तो भाई यहां से एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को भूल कैसे सकते हो, याद करो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बार बताने जा रहा हूं यहां से, भाई आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सीरीज और पैरेलल पढ़ा है। भाई इस टॉपिक को करके चले जाना, स्पेशली पैरेलल वाले को तो देख लेना, अधिकतर मिल जाता है पेपर में, 90% यही मिलता है सीरीज के कंपैरिजन में। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, जिसमें आपको रिजल्ट निकलता है ना E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, बस वहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या फिर उसका न्यूमेरिकल इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या रखा है, दो सेल है, इतने इतने ईएमएफ के, इनका इतना इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है, कहां लगा रखे हैं, पैडल में लगा रखे हैं, बताओ ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वहीं से निकल रहा है। वही बताया था ना, E2R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वहीं से निकल रहा है। और सिर्फ पैरेलल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो भाई यहां से एक क्वेश्चन आपको देख लेना है, या तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, डेरिवेशन पकड़ा देगा कॉम्बिनेशन की, या फिर उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पकड़ा देगा। पैरेलल की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन थोड़ी सी इसी की ट्रिकी है, सीरीज वाली तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं, क्या कि आपने टॉपिक पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन पढ़ी है, I इज इक्वल टू NEAVD। एक तो भाई ये अपने आप में डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू NEAVD अपने आप में इंपॉर्टेंट है। या फिर आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू I है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें आपने R की वैल्यू निकाली होगी, LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, आया कुछ याद, बिल्कुल आ रहा होगा। वो एक्सप्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इन क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, या तो एक्सप्रेशन पकड़ा कर दे देगा आपको, या फिर क्या देगा कि भैया हमने ए में चेंज करना है, हमने वीडी में चेंज कर देना है, बताओ पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा, बताओ करंट पे कितना फर्क पड़ेगा, कह रहा मैंने एरिया को डबल कर दिया, बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेना, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी क्या रखा है, क्या दो कंडक्टिंग वायर है एक्स और वाई, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों कहां लगाया हुआ है भाई, सीरीज में लगाया हुआ है। क्या इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x इज ट्वाइस द नंबर डेंसिटी ऑफ y, यानी कि जो नंबर डेंसिटी है किसकी, यानी कि nx जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि ny, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ y की। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वही मैंने बताया ना आपको कि कुछ वैल्यू दे देगा, क्या रेशियो निकालो, क्या बताओ कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको करके चले जाने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो मैं बता रहा हूं आपको,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे इस चैप्टर का वो पोर्शन है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। अगर इसको ढंग में पढ़ना है तो भैया करना पड़ेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, देखो आगे ना आगे क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, क्या कह रहा है स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ वायर एबी, एक वायर दिखा रखी है एबी, जिधर से यहां से पतली है इधर से मोटी है। क्या कह रखा, व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, कह रहा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अलोंग द वायर, वायर के साथ अगर हम चलते हैं तो भाई वायर के साथ चलने पे एक चीज में डिफरेंस आ रहा है, किसमें, एरिया में। किसमें डिफरेंस आ रहा है, एरिया में। और किसमें पूछा है, कह रहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वही वाली बात। अच्छा एक इसमें रिलेशन पड़ेगी, J इज इक्वल सिग्मा इनटू E, क्या है ये भाई, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स लो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कुछ? तो भाई इस तरह का क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको करके चले जाना, हो जाएगा ना ये। वही सिंपल है, किसका फॉर्मूले याद होना चाहिए, इस चैप्टर के बेसिकली फॉर्मूले याद हो, दो चार बेसिक बेसिक फॉर्मूला है उनको अच्छे से कर लो। जैसे कि बता दूं, चलो सुनो, देखो यहाँ पे एक तो वीडी का फॉर्मूला कर लेना, ई टाउ अपॉन एन, एक आई इज इक्वल टू एन ए वीडी, ठीक है ना। एक आपने कुछ टर्म पढ़ी जैसे जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोबिलिटी इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ये बेसिक फॉर्मूला है, इनसे आप 1000 फॉर्मूले बना सकते हो। एक फॉर्मूला आपका ये याद होना चाहिए, आर इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम ई स्क्वायर ए टाउ, याद है कुछ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर के, जिनको करे बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो भाई इनको करना है, करना है तो करना है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अब जरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो पढ़ने से होगा भाई, कोई ये कह रहा हो कि हम बिना पढ़े ये कर लो वो कर लो काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जितना पढ़ेगा, जितना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेगा, उतना एग्जाम अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। पढ़ाई में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, जितना पढ़ोगे रिजल्ट उतना निकलेगा, सिंपल सी बात ये है। जो टाइम पास के लिए पढ़ रहा भाई, रिजल्ट भी टाइम पास करेगा तुम्हारे साथ, सिंपल, ठीक है ना। तो सिंपल ये याद रखो, जितना मेहनत कर रहे हो रिजल्ट फ्रूट देगा आपको, बट मेहनत तो करो, ठीक है ना, मेहनत तो करो। ये नहीं सोच के बैठ सकते ना कि पेपर टफ होगा तो भैया उसकी मेहनत नहीं करेंगे, भाई और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या रखा है, कह रहा एक आपको ग्राफ दिया हुआ है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये कहां मिल जाता है, एमसीक्यू में बहुत घूमता है क्वेश्चन, ठीक है ना, अपने आप में दो दो नंबर में बहुत क्वेश्चन मिलता है। क्या कह रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज वर्सेस करंट के बीच में, कह रहा बताओ ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई एक रिलेशन पढ़ी है ना, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, हमने वहां पे एक बात पढ़ी थी, करंट को जीरो कर दे तो E किसके बराबर होता है, V के। अगर मैं करंट को जीरो कर दूं तो जो V होगा मैक्सिमम V वही E बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे, 3 सेल का है तो 3 का 6 हो गया, एक का 2 हो गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना। ये ना E आ गया, फिर आप R भी निकाल दो इसी तरीके से। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, करने के लिए बहुत आसान है, बट वही है ना, एक बार देखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो भाई करना पड़ेगा, कहते हैं करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। अच्छा इस ग्राफ को देख लेना भाई, ये ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है वेरिएबल रेसिस्टर R is connected across a cell of EMF E, internal resistance R, draw a circuit। सबसे पहले सर्किट बना देना, यह सर्किट जी, प्लॉट ए ग्राफ, किसका ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ R। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, इसको करके चले जाना अच्छे तरीके से। क्या मतलब है ग्राफ, यानी कि R और V के बीच में ग्राफ बनवाया हुआ है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और कह रहा व्हाट एट व्हाट वैल्यू द आर वैल्यू मैक्सिमम, कह रहा बताओ आर की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो भैया बता देना आर की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखो जरा, देखो आ गया कि नहीं आ गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूं तुम्हारे सामने फैक्ट दिखा रहा हूं। क्या भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ गया। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल पूछ रखा, अरे मजे की बात ये भी देख लो, रिजल्ट निकलवा रखा, कौन सा रिजल्ट निकलवा रखा, वही रिजल्ट निकलवाया हुआ भाई सब, कौन सा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो भाई इसको कर लेना, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है भाई। कोई ये कह रहा है कि बस ये करके चले जाओ काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, किस्मत की बात है, हो जाए तो। करना सब कुछ होता है, क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। मैं कह रहा हूं ये वाला टॉपिक आएगा भाई, आ सकता है, या फिर मैं कह रहा हूं ये टॉपिक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता है वो। तो भाई इसलिए मेरा सजेशन यही है सबको कि सब कुछ करो, कुछ मत छोड़ो, करना सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट पॉसिबिलिटी बता ना, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्या रखा है आपको, क्या क्या यूजिंग अ कांसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डायरेक्ट एक्सप्रेशन। लो आगे क्यों नहीं आ गया, एक्सप्रेशन निकालने किसकी, कंडक्टिविटी की, किसके टर्म में, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के, एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वही सब कुछ, वही क्या, आर का फॉर्मूला निकाल लोगे, रो निकालोगे, रो को उल्टा कर दोगे, सिग्मा हो जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी।
बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं आपको बता ना, डिडक्शन ऑफ फॉर्म्स लो करके चले जाना, अच्छा खासा नंबर दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन फिर दोबारा से, ठीक है ना, पढ़ लेना, इजी है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको लॉन्ग दिखाने जा रहा हूं, लॉन्ग में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। डिडक्शन ऑफ फॉर्म्स लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी बताया था, ठीक है ना, और उसके बाद एक्सप्रेशन वही सब कुछ पूछ रखा है, ये वही सब कुछ वही है, दोबारा पढ़ लेना, बिल्कुल सेम वही है, हर बार पेपर में रिपीट हुए हैं, हर तरीके से वही क्वेश्चन पूछ के बार बार घुमा घुमा के उसको पूछते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देख लेना है, अभी बताते वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, सब कुछ करो, कुछ गिने चुने टॉपिक को जरूर करो। जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 की बात करूं, कौन कौन से टॉपिक है 1 2 3 में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, आपका गॉस लॉ, उसकी तीनों एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना। सेकंड चैप्टर में बात करें, सेकंड चैप्टर में अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपेसिटर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और क्या करना है उसके अंदर, आपने थर्ड चैप्टर की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट, डिडक्शन ऑफ फॉर्म्स लो मोस्ट इंपोर्टेंट, किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको करने ही करने हैं। अब जिनका नाम नहीं लिया, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी और रेसिस्टेंस, तो भाई करना है ना, लेकिन पहले उनको कर लो जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है, उसके बाद करो सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन आपके पास आने वाला है चैप्टर नंबर 5th 6th एंड 7th, ये तीनों चैप्टर आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाने वाला हूं, तो उसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।